बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, ऐसे लगता है हुकूमत माफिया के सामने बेबस हो गई है। चाहे हम अगर बात करें चीनी की, बात करें वीट की, बात करें ऑयल की, बात करें बिजली की, जिस तरफ भी देखते हैं सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाती नज़र आती है। लेकिन हुकूमत के वादे उसी तरह हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब कुछ ठीक है। एक इशू जो इस वक्त सबसे सीरियस कंसर्न है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो है उस कंप्लायंस का जो हुकूमत, जो वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ से हुक्म जारी किए जाते हैं, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि उसके ऊपर कंप्लायंस उस तरह नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है। एनआरओ की भी बात करेंगे आज कि एनआरओ कौन मांग रहा है और किससे मांग रहा है, क्योंकि अपेरेंटली जो इस वक्त वीट रिपोर्ट, पावर रिपोर्ट आई है, उससे लगता ऐसे है कि हुकूमत के जो अपने ही वुज़रा हैं, जो वफाकी काबीना में बैठते हैं और जो पंजाब में हैं, वो एनआरओ मांग रहे हैं और उनको एनआरओ शायद दिए जाने की बात हो रही है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी हम देखेंगे, जिसपे उन्होंने कहा है कि नैब की जो रिकवरीज हुई हैं वो उन पे किसी किस्म का ऑडिट नहीं किया गया, और एक बहुत पोल्स अपार्ट डिफरेंस है उस नंबर पे जो नैब की तरफ से बताया गया है और जो फाइनेंस के पास रिसीव हुआ है। इन तमाम तो सूरत हाल पे बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है राना मकबूल अहमद साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं अताउल्ला साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना मकबूल साहब, सर मैं बात का आगाज आपसे करता हूँ। हुकूमत कहती है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि शुगर मिल्स के जो मालकान हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और जब भी हुकूमत इन पे कोई एक्शन लेने की कोशिश करती है ये अदालतों में चले जाते हैं और अदालतों से स्टे ले आते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, ये जो बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अदालतों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन करने से नहीं रोका। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से रोक दिया। डीसीज को हदायत की है कि शुगर मिल से गैर कानूनी तौर पर स्टॉक कब्जे में ना लें, लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उस पर हुकूमत बिल्कुल अपने तरीक़ेकार से जी एक्शन ले सकती है। तो सर ये क्यों कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी अब शायद उनको जो रिलीफ है इन तमाम बड़े बड़े मगरमच्छों को, ये रिलीफ जो है ये अदालतों की तरफ से आ रहा होता है। डू यू एग्री ऑन दैट? देखें जी, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। दो चीजें होती हैं किसी भी सेक्टर, एक तो क्राफ्ट आना चाहिए और दूसरा कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ये दोनों चीजें नापेद हैं। ये सिर्फ गुफ्तगू और ये डेमागोगी और इस तरह इसके ऊपर बात करने से काम तो नहीं चलता है, तो अमली तौर पर भी कुछ होना चाहिए ना। मेरा ये कंफर्म व्यू है कि दिस सेटअप डज नॉट नो द साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। गुफ्तगू जरूर करते हैं लेकिन किसी चीज को किसी फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करते, और एक अजीब स्टाइल बन गया वक्त अगर या पहले वालों को कर दो या किसी और को। मैफिया को कंट्रोल किसने करना है? पावर आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है, डिपार्टमेंट्स आपके पास है, फोर्स आपके पास है। हु इज स्टॉपिंग यू टू? अच्छा, आप ये जो शुगर मिल्स की बात कर रहे हैं, 69 शुगर मिल्स हैं यहाँ मेरा ख्याल में, शायद 5 या 6 पे कुछ स्टे है, बाकी जो सारी शुगर मिल्स काम नहीं करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। इनका प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का भी है। They are not having proper communication mechanics with the stakeholders, चाहे किसी भी फील्ड में। हर फील्ड में आप देख ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में देख लें, बिजनेस में देख लें, इकोनॉमी में देख लें, तो देयर इज टोटल chaos। अनफॉर्चुनेटली ये कोई अच्छा शेड्यूल नहीं है। हालात की खराबी की वजह ये है कि ये जो टीम काम कर रही है वो बेचारी क्लूलेस भी है और विद स्किल है। हाँ, एक स्किल जरूर है, वो है कि कोई बात करते तो गालियों की टेप चला देते हैं और खूब चलती है वो टेप, और वही सुन रहे हैं हम साढ़े। कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो हुआ ही नहीं है। ठीक, इसलिए ये बात बिल्कुल बेमानी है और बेतासीर है और बिल्कुल लॉजिक के बगैर है कि माफिया
माफिया हुकूमत के सामने ठहर सकता है। अगर इनकी गंदम बाहर से जा रही है और स्मगल हो रही है, माफिया कर रहे, तो माफिया को नहीं रोकते। पहले भी लोग काम करते रहे, पहले तो गंदम स्मगल हो रही, लेकिन मुल्क में तो स्मगल नहीं हुई ना, मुल्क में तो रही है गंदम। ये एक फूड बास्केट था जिससे गंदम भी आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, शुगर भी इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, हर चीज इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। तो किसी न किसी चीज को तो कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ये बात जो है ना, सिर्फ प्लेइंग टू द गैलेक्सी है, नथिंग है। तो कोई काम कोई बन नहीं पा रहा, इसलिए कभी किसी के ऊपर जिम्मेवारी, कभी किसी के ऊपर जिम्मेवारी। तो भाई साहब अब मशवरा दें इनको कि थोड़ा सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और कोई फर्म काम करें। ओके, ठीक हो गया। ताकि लोग को फायदा हो, लोग तो बेचारे रुल गए। सर पॉइंट आ गया आपका, सर पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ में आता हूं। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, जो वीट रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से आई है, उसमें कहा गया है वीट क्राइसिस वाज द सागा ऑफ फेलियर्स in decision making at policy and planning of the federal / provincial level। ये तो रिपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से आई हैं, जिसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि सागा ऑफ फेलियर्स थे और इसके अंदर वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत बराबर की शरीक है। इसके अंदर क्या कहेंगी आप लोग? ये मैं सिर्फ वीट रिपोर्ट की अभी बात कर रहा हूं। थैंक यू मंसूर। पहली बात तो ये है कि जो ये रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये सारी चीजें या जिस तरह से माफियाज को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो डायरेक्ट आपको कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगी। और कॉमर्स मिनिस्टर इस वक्त जो है फेडरल में, वो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और प्राइम मिनिस्टर से। तो देखिए, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में जिन लोगों को सपोर्ट किया गया है या जिन लोगों को इतना निकाला गया है, तो ये सारी चीजें फेवर कौन दे रहा है, कहाँ से ये फेवर आ रही है? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आ रही है। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही हैं? और प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये कहते हैं हर दफा, बल्कि मैं ये समझूंगी कि जो कंटेनर वाली इनकी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी ये कंटिन्यू करके आ रहे हैं कि अपने इदारों को मुतनाज़ा बना के जो अवाम की अटेंशन है या लोगों की अटेंशन है वो डाइवर्ट करके इदारों की तरफ कर दें और ये खुद जो है वो साफ बच जाए। अब इन्होंने कह दिया कि जी लोग जो हैं वो स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं कोर्ट से, तो इसलिए हम उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। भी एक्शन अगर आपने लेना है, आपको पता है आप हुकूमत में हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आप हुकूमत में हैं, तो ये अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो बाहर से कोई आकर एक्शन नहीं लेगा। अगर आपको सिलेक्ट करके उस कुर्सी पे बिठाया गया है तो कम से कम उस कुर्सी की इज्जत तो रख लें, उस कुर्सी के पावर्स तो यूज कर लें आप। तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। ठीक हो गया। यही बात है ना कि अगर आपकी नाकामी नाअहली इसी बात से पता चल रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, फला इदारा जो है वो इस तरह से कह रहा है, फला इदारा जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर आप किस चीज के वजीर आजम है? ठीक हो आप गया। जाएं अपने पावर्स किसी और को दें और जाएं घर, बिल्कुल और ठीक है। जाकर सुकून की नींद सोएं और आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ दे दें। ओके, अताउल्ला भाई आपकी तरफ में आता हूं, जरा मुझे बताइएगा एक शुगर मिल्स के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर का व्यू पॉइंट है, उसके बाद जो एक वीट की रिपोर्ट आई है, उसके बाद पावर की जो रिपोर्ट आई है, पावर की रिपोर्ट के अंदर भी रजाक दाऊद का नाम लिया गया और कहा गया 36 बिलियन का जो प्रॉफिट है जो इनके पावर प्लांट्स को मिला है, और कैबिनेट ने उसका गो हेड दिया कि उनको जो एक्सेस पेमेंट है वो दी जाए। सर ये चीजें तो सरफेस हो गई, तो फिर इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली क्या होगी? अगर इट फील्स लाइक कि वो जो एनआरओ की सूरत में तो खुद जो हुकूमत के अंदर वफाकी काबीना है और पंजाब की हुकूमत, इनको अकोमोडेट किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मंसूर भाई। एक तो सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर की नीयत देख ले कि क्या उन्होंने इस मुल्क को ठीक करना है, इदारों को ठीक करना है या नहीं। अगर हमारी नीयत नहीं होती, पीटीआई की हुकूमत की नीयत नहीं होती, तो हमें क्या जरूरत है कि हम कमेटियां बनाएं, इंक्वायरी करें या दूसरे ऐसे रिपोर्ट्स जो आपके सामने हैं वो होती नहीं। लेकिन फैसला मंसूर भाई हमने ये करना है कि ये माफियाज है कौन। जो पहला आपका सवाल था कि क्या हुकूमत माफिया के सामने बेबस है, हुकूमत माफिया के सामने बेबस नहीं है। माफिया कौन है? माफिया यही अपोजिशन है जिन्होंने 70 साल इस मुल्क पर हुकूमत की।
आप मुझे बताएं कि अगर आज मुल्की इदारे ठीक होते हैं, अगर आज अदालतें ठीक होते हैं, फैसले ठीक आते हैं, आज अगर हमारे बाकी इदारे ठीक हो, तो ये तो इनकी मौत है। इनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में इनको कुछ किसी ने पूछना तक नहीं है। इसीलिए ये जो मुज़ाहमत हो रही है, या आपको जो नजर आ रहा है, आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, अगर फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनके पीछे यही लोग हैं। शुगर मिलें किसकी हैं? आपको अंदाजा है, मुझसे ज्यादा आपको पता है कि शुगर मिलों 2 फैमिलियां हैं, उनकी सबसे ज्यादा शुगर मिले हैं। अगर दूसरी आपने जो बात की वीट की रिपोर्ट के हवाले से, या दूसरे रज़ाक दाऊद साहब, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब पावर रिपोर्ट जो आपने बात की, इमरान खान साहब जो हैं उसके सामने चाहे कोई भी आए शख्सियत, वो हुकूमत में हो, वो वजीर हो, वो मुशीर हो, मौका मिलेगा, तरीकाकार देखा जाएगा, बाकी किसी को माफ नहीं किया जाएगा। हाँ, आज जो हालात हैं उसमें क्या ये फैक्ट नहीं है कि शुगर मिले जो है वो स्टे लेके आते हैं? ये हकायक हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या कहीं पे अगर किसी फैमिली को ज्यादा रिलीफ मिलता है तो वो कहां से, किस कोर्ट से ज्यादा रिलीफ मिलते हैं? ये सामने सब हकायक है। तो हम पे बस नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो एक इदारे से नहीं है, वो माफिया से नहीं है, बल्कि इस मुल्क में जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क को लूटा है उन सब से लड़ाई है। आज आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने आज से हुकूमत में आने से पहले ये कहा था कि एक वक्त होगा हम एक तरफ खड़े होंगे और बाकी सारी पार्टियां दूसरी तरफ खड़ी होंगी। आप देखें कि जो पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए नहीं तकती थी, आज एक पेज पे खड़े हुए। मौलाना फजलुर रहमान जो किसी हुकूमत को भी छोड़ते नहीं है, मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो इनके साथ खड़े हुए, वो आज इनके पीडीएम के सरबराह बने हुए। तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा, मुश्किलात जरूर हैं और क्राइसिस जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इनसे निकलेंगे। और जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होगी। अल्लाह करे जिस तरह ताउला भाई आप कह रहे हैं उसी तरह हो, लेकिन अपेरेंटली इस वक्त तक वैसी चीजें नजर नहीं आ रही। बट आई रियली विश कि जो आप कह रहे हैं इस तरह हो। रान साहब, मुझे एक चीज बताएं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सर रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि नैब की जो रिकवरीज हुई हैं वो उन पे किसी किस्म का ऑडिट नहीं किया गया। 815 बिलियन रुपया 815 बिलियन रुपया मिसिंग है। 821 बिलियन नैब ने क्लेम किया कि उन्होंने इकट्ठा किया है, रिकवरीज की हैं, लेकिन सिर्फ 6.5 बिलियन फाइनेंस के पास है। सो 815 बिलियन मिसिंग है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जितने वफाकी वुज़रा एंड ऑल दैट, ये जितने बात करते थे ये कहते थे कि जी 450 बिलियन तो रिकवर होकर आप लोगों से रिकवर हुआ है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो आपको लगता है ये फिर ये रिपोर्ट गलत है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अब गलत कह रहे हैं? देखो जी, एक तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ दाला साहब को, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन इनके जो वादे हैं उनको सुन के मुझे एक शेर याद आ गया, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये हमें टाइम फ्रेम को बता दें। अभी हुकूमत का टाइम तो खत्म होने वाला है, कहते वो वक्त आएगा जब सब कुछ सीधा कर दिया जाएगा। हाँ। हर बहरहाल ये ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं, अमली तौर पे तो साबित किया जा चुका है कि कुछ नहीं हो सकेगा। ओके। आपने ये ऑडिटर जनरल की बात की है, वो एक बड़ा सीनियर अदारा है, टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी और स्टडी और असेसमेंट करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसके लिए यही है कि नैब को जो ऑडिट एंड अकाउंट्स कमेटी है नेशनल असेंबली की, वो जो है उनको करना पड़ेगा अकाउंट फॉर कि पैसे कहाँ आए और कहाँ गए। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि क्लीशे से और प्लेइंग टू गैलरी से तो परफॉर्मेंस नहीं होती, परफॉर्मेंस का तो एक रिकॉर्ड होता है और वो बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ये दावे करने, ये बहुत ज्यादा एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो चुका है साहब बस्तो कशाद में कि सिर्फ उनका जोर प्रोपेगेंडे पे है और प्लेइंग टू द गैलरी पे है और एक चीज को प्रोजेक्ट करने पे है। जो होती ना प्रोफंडिटी काम की ऑन ग्राउंड, वो नहीं है। दैट इज द बेसिक फ्लॉ।
ओके अब वक्त थोड़ा है, अब मेरा ख्याल ये इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं कर सकेंगे, टाइम थोड़ा है। तो इसका एक ही हल है कि निज़ाम को खुदाफिज कहें, अपना काम करें, इतनी जिद में न पड़ें कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। जो प्राइसेस का हाल है, जो बेसिक सर्विसेज का हाल है, जो दवाइयों का हाल है, जो आटे का है, जो शुगर का है, जो डीजल का है, जो उसका है, आप रोज कहते हैं बहुत महंगा है जी, बहुत हमारा बहुत सस्ता है इंडिया का। वो इंडिया ने तो कल 5 रुपए पेट्रोल कम किया है और 10 रुपए डीजल कम किया है। ना ये देखते हैं कि जो एक कुव्वते खरीद है वो कितना वो क्या है। बिल्कुल ठीक है। उनका डॉलर 75 रुपए का है, बांग्लादेश का डॉलर 85 टके का है, आपका डॉलर 170 रुपए का है। आप किस हिसाब से ये कंपैरिजन कर सकते हैं? ठीक, आप मैनेज नहीं कर सके, मैसअप हो गया बहुत ज्यादा। तो अब बेहतर ये है कि खुदाफिज कहें, कौम को अपने हाल पे छोड़ें, इलेक्शन लड़ें। अगर कौम इनको बहुत ज्यादा पसंद करती है तो फिर इलेक्शन में आ जाएंगे। बिल्कुल जो ठीक, कि एक ख्वाब होगा, ड्रीम होगा, मटेरियलाइज नहीं हो सकता। ठीक हो गया। डॉक्टर शाजिया, आपकी तरफ में आता हूं। ये ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है नैब की रिकवरीज को लेकर, 815 बिलियन रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है कि फाइनेंस के अंदर आई नहीं और फाइनेंस के पास सिर्फ 650 अरब रुपया है। सो 815 जो बिलियन है वो मिसिंग है 821 में से। इसके ऊपर आप लोग तो खुद नेशनल असेंबली के अरकान हैं सारे, क्या व्हाट डू यू थिंक इसको आगे लेकर जाना चाहिए? क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको प्रेसिडेंट करते हैं एंड ही इज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे इस पे? देखिए मंसूर, मैं तो पहले जो अभी अताउल्ला साहब ने बात की है कि माफिया कौन है, माफिया मैं अताउल्ला भाई से कहूंगी कि जरा अपने दाएं बाएं देख लें, माफिया आपके साथ साथ ही चल रहे हैं जिनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तो मुझे उसकी कोई आप पॉलिसी बता दीजिए और टाइम फ्रेम बता दीजिए कि कौन कितने अरसे में आप ठीक करेंगे। 3 साल तो आपने बोल दिया, इसी तरह से बोलने में गुजार दिया कि आपके मिनिस्टर जो हैं वो आंखें मलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच जाते हैं, अता पता उनको कुछ होता नहीं है, गिरते पड़ते आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। कंटेनर पर खड़े होकर जो कॉम्पिटेंट टीम की बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो टीम किधर है? क्यों हर दूसरे दिन जो है वो आपके जो स्पेशल एडवाइजर है वो चेंज होते हैं, मिनिस्टर्स आपके चेंज होते हैं, और जिनको जान अल्लाह को देनी थी वो किधर गायब है? वो आए ना सामने। और दूसरी बात की आपने नैब की, नैब जिस तरह से ये कॉम्पिटेंट है, इसी तरह से चेयरमैन नैब भी कॉम्पिटेंट हैं कि उन्होंने रिकवरी तो बहुत की, लेकिन वो पैसे कहाँ गए वो उनको भी नहीं पता चला। तो आजकल जो चीजें चल रही है ना वो थोड़ा सा जादुई तरीके से आ रही हैं और जा रही हैं, तो इनको खुद को नहीं पता चल रहा है कि वो चीजें आ कहां से रही हैं और जा कहां रही हैं। तो इनको जरा उस चीज पे नजरसानी करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि इनके अपने लोग ही फायदा ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो डैम बन रहे हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो किसको दिए गए? रजाक दाऊद साहब की आपने बात की, मैं भी यही पूछना चाहूंगी कि प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो डैम बन रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी को दिए गए हैं? जो ये लोग कहते हैं ना कि बिडिंग होती है और वो जी कंपनीज आती हैं, वो एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके थ्रू वो आती हैं, अपना लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बता दें कि शॉर्टलिस्ट किस तरह से होते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी एक गेम प्लान है। और जो चीजें ये 70 साल कह रहे हैं ना, जो 70 साल में भी नहीं बिगड़ा था वो आपने 3 सालों में बिगाड़ दिया है। और जो बिल आपने कंटेनर पर जलाए थे 8 रुपए यूनिट बिजली होने पे, तो अभी 24 रुपए आपने कर दी है। अभी सर्दियों में आपने जो उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के एक तकलीफ पैकेज का ऐलान किया था, जो अवाम को नहीं अपने माफियाज को बताया था कि भाई अलर्ट हो जाओ, महंगाई करने लगा हूं IMF के कहने पे, तो आप लोग अपने बैंक अकाउंट जो है ना नए खुलवा लें ताकि वो भरने में आसानी हो आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अताउल्ला भाई, एक तो इन चीज़ों का आपने जवाब भी दें, सेकेंडली ये जो 120 अरब का प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया, जिसका फी कस अगर मैं करूं तो तकरीबन को 900 रुपया बनता है। सर, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर, कल भी मैं ये बात कर रहा था, ये स्पीच कर रहे थे, उस वक्त यूटिलिटी स्टोर में जो खुर्दनी तेल है वो 65 रुपये बढ़ गया। और आप यकीन करें अताउल्ला भाई, अगर हम लोग किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाके ऑयल, आटा, घी, तेल ये लें एज कंपेयर टू किसी बेहतर स्टोर से लें, तो मैं हैरान हो गया उनकी क्वालिटी देख के कि कितनी लो स्टैंडर्ड क्वालिटी यूटिलिटी स्टोर्स में इस्तेमाल हो रही है। सर, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर आएगी ना कि आप इन चीजों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है।
मैं सबसे पहले राणा साहब के जवाब दूंगा कि राणा साहब, अभी जो क्राइसिस है, आटा महंगा हुआ है। मुझे वो दौर याद है मियां साहब के दौर में कि जब आटा सिरे से गायब था, आटा नहीं मिल रहा था, और चावल जो है वो बिल्कुल जो कमतर क्वालिटी है उसका चावल भी कहीं मिल जाता तो ये गनीमत थी। तो उस पे तो हमने कोई इंक्वायरी नहीं देखी आपकी। देखे, मुझे एक बात का जवाब दें। आप कह रहे हैं एक इदारा मुझे बताएं कि जो हमने तबाह किया हो, कोई इदारा आपने इस काबिल छोड़ा है कि पाकिस्तान में कोई कह सके जी ये जो इदारा है ये बिल्कुल फायदे में चल रहा है और ये पाकिस्तान को कोई रिलीफ देगा? हमारे मसाइल अपनी जगह, हम जो 120 अरब रुपए का पैकेज आपने बताया है, देखिए जब कोविड-19 आया आपने सुना देखा होगा कि 12,000 रुपए फीकस हमने एक एक शख्स को दिया। उस वक्त इनसे पूछे, और मैं अपना आपको बताता हूं कि हम जो वहां पे लोगों को इतनी परेशानी थी, मार्केटें बंद थी, बाहर लोग नहीं जा सकते थे कि हम हलकों में जाने के काबिल नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये एहसास प्रोग्राम के तहत ये पैसे तकसीम किए तो हमें रिलीफ मिला, गरीब आदमी को पहुंचता है। अगर 900 रुपए होते हैं या 9,000 रुपए होते हैं, आप यकीन करें गरीब आदमी को जब ये पैसा पहुंचता है तो उसको रिलीफ मिलता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको तो एहसास ही नहीं। आज तक आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, कोई एक प्रोग्राम तो ऐसा बताए ना। अरबों रुपए जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब तकसीम कर रहे हैं, इसका फायदा गरीब आदमी को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अताउल्लाह भाई, इनको तो इसलिए इसका फायदा नहीं है। मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। जी जी, इनके जो मामलात हैं, जो नेब का इन्होंने कहा कि नेब चेयरमैन जो है वो, भाई नेब चेयरमैन तो उन इल्जामात पे काम कर रहा है जो आपने एक दूसरे पे लगाए थे। ये सारे केसेस सिर्फ ये देख ले कि ये केसेस हमारे बनाए हुए केसेस हैं या आपके सबके दौर के बनाए हुए केसेस हैं। एक दूसरे पे आपने बनाए, उनकी इंक्वायरी हुई, उन पे काम हो रहा है। पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले तो ब्रेक से वापस आते हैं, तो यहीं से बात शुरू करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राना मकबूल साहब, सर आपके पास आना था, आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। अताउल्लाह भाई, मुझे जरा बताइएगा कि आप लोगों की एक एग्रीमेंट हो रहा है जो बैन की थी आपने तहरीके लब्बैक, लेकिन अब आप उसको बैन हटा रहे हैं। सर क्यों? सब कुछ ठीक हो गया, मतलब चीज़ें अच्छे बेहतर तरीके से आपको लग रहा है सेटल हो गई, तो उनकी बातें भी वो जो सरफेस नहीं हो रही थी वो भी अभी उस पर भी करते हैं बात। क्या हुआ क्या जो एकदम चीज़ें आपको लगा कि ठीक हो गई और अब इनके साथ सेटल डाउन हो जाना चाहिए? क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो एलिगेशंस थे वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग और सवेयर थे इस पार्टी के ऊपर, मजहबी जमात के ऊपर। जी मंसूर भाई, ये बड़ा हसास मामला है और जो कुछ हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। सबसे पहले तो जो पुलिस वाले शहीद हुए, मतलब हम सब बैठ के क्या जवाब देंगे कि ये क्यों हुआ, किसने किया, जिम्मेदार कौन है? लेकिन जो कुछ वहां पे ये धरना हुआ और लोग आगे बढ़ रहे थे, उसके सामने रेंजर वाले आ गए, खुदा न खास्ता यहाँ पे बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला था। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो किया है, जो मुआहदा किया है, ये बड़ी दानिशमंदी की है। अपने लोगों पे आप कभी गोली नहीं चला सकते। हो सकता है इसमें कोई ऐसे एलिमेंट शामिल हो जो ये चाहते थे कि कोई ऐसा बड़ा बहरान बने, कोई नुकसान खुदा न खास्ता हो, तो उससे हुकूमत ने खुद को बचाया है। बात ये रही कि पहले जो इल्जामात लगे, देखिए जाहिर है जो दावे नजराने किए या जो हमने कहा, हमारी हुकूमत ने कहा, कुछ हकायक की बुनियाद पे कहा होगा, लेकिन जब आवाम की बात आई तो सब ने जो सारी क़ियादत थी, लीडरशिप, वो हमारे आर्मी, हमारे सियासी हुकूमत, हमारे सब प्राइम मिनिस्टर, उन सब ने ये फैसला किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और उसमें कभी अगर ऐसा होता है कि हुकूमत एक स्टेप पीछे आ जाता है तो मेरे ख्याल से अपनी आवाम के लिए आना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती मेरी एक राय है कि अगर उनके जो मकासद थे या उनके जो मुतालबात थे वो सियासी थे तो फिर इस तरह से नहीं आना चाहिए था। ये क्योंकि नमूसे रसालत पे हम सबकी जान कुर्बान है। बेशक हम सारे इस पे तैयार हैं कि इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जो कुछ वहां पे मुतालबात पेश किए गए, पहले जो फ्रांसीसी सफीर का मुतालबा आया वो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अगरचे आप उनकी तकरीरों में सारी चीजों में सुन सकते हैं, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं जी, वो तो सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं कि 7 रिजवी रहा हो और शेड्यूल खत्म। बहरहाल तो ये बहरान टला है, ये जो नुकसान से बचा गया है,
ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हुआ है। ओके। बाकी आगे ठीक, मामलात ठीक। हैं, देखा जाएगा, सारी चीजें देखी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। राना मकबूल साहब, सर अब इस वक्त जो मेरा आपसे सवाल है ना, वो एज अ सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना मकबूल नहीं है, एज अ फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। सर पंजाब में, लाहौर में, और हमने ये देखा जिस वक्त ये धरना हुआ, 9 हमारे जवान इस दफ़ा शहीद हुए हैं जी। इसमें 2000 जिन लोगों को पकड़ा गया था उनको रहा कर दिया गया है, 90 लोगों के नाम फोर्थ स्केड्यूल से निकाल दिए गए हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा हमने देखा पंजाब के अंदर तबादले ट्रांसफर्स हुई हैं, और सबसे बड़ा जो मलबा है वो लाहौर पुलिस पर डाला गया है। जितने भी पुलिस के अफसरान हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मॉडल टाउन हम भुगत चुके हैं, हम तो आइंदा अब कोई चीज़ नहीं भुगतेंगे। कोई भी हुकूमत हो, जब वो हमारे साथ खड़ी नहीं होगी तो हम भी नहीं खड़े होंगे। हम शहादतें देने के लिए नहीं बैठे हुए। अगर बाद में हुकूमतों ने इनके साथ जाके तमाम चीज़ें सेटल कर लेनी होती हैं, हमारे घरों में जनाजे पड़े हैं, हम नहीं इस तरह खड़े होंगे। सर ये व्यू पॉइंट है पुलिस का इस वक्त। आपकी बात जो है ना बड़ी संजीदगी से लेनी चाहिए सबको, गवर्नमेंट को भी। बेसिक ड्रिल जो है ना उसको फॉलो नहीं किया गया। जब इंफॉर्मेशन मिलती है इस तरह की तो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल बॉसेस फौरी तौर पर उस पर काम करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट हासिल करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, परसुएट करते हैं। अगर क्राइम ऐसे हों कि ये नहीं हो सकेगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो प्रूनिंग करती है कि जहां जहां पोटेंशियल थ्रेट है या जहां जहां से लोग निकलेंगे या जो इंडिविजुअल जिनमें एजिटेशनल पोटेंशियल है वो उनकी प्रूनिंग करते हैं। अगर वो समझें तो स्वीप करते हैं, 1 स्वीप, 2 स्वीप, 3 स्वीप भी करते जाते हैं। उससे क्राउड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। एब्सोल्युटली। हुआ ये है यहाँ कि जब क्राउड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो कहा जी इसको अब चार्ज करें। उस वक्त तो चार्ज नहीं किया जा सकता, पहले क्यों नहीं किया गया? तो ये खास ऑपरेशनल जो मैकेनिज्म है उसको वायलेट किया गया। उसकी वजह जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन इंटरफियर बहुत करते हैं इनटू पुलिस अफेयर्स, और एक क्वेकरी जो है हर तरफ से घेरती है उनको अपने डिसीजन में नहीं करने देते हैं। हर चीज पे वो पेज में इंटरफेयर करते हैं और मामला जो है क्योटिक सूरत हाल अख्तियार कर देते हैं। ऐसे हुआ मसलन ये फैसला किसने किया और किसने करवाया? आई एम श्योर ये पुलिस कमांड ने नहीं किया इनसे वेपन वापस ले लिए जाए। वेपन आप कम कर सकते हैं, लेकिन डीएसपी के साथ जो स्टाफ होता है जो कि हमारा सीआरपीसी की सेक्शन 128 है, वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप उसको देंगे वेपन। हाँ, वेपन को इस्तेमाल कर सकता है तरीके से, जरूरी नहीं है कि 7.62 करे, वो 12 बोर भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। लार्ज छोटे जो है पैलेट्स उस वाली, वो रबर बुलेट्स भी इस्तेमाल कर सकता है, वो टीयर गैस भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे नुकसान कम हो, जिंदगी भी बच जाए, लेकिन क्राउड के डिस्पर्सल में मदद करे। उनको तो डंडे दे दिए गए और दूसरों के पास वेपन भी थे, और फिर उनके पास वो आगे बैग्स लगे हुए थे जो उन्होंने चीर फाड़ कर दी उन लोगों की, और पुलिस वालों को ने ऐसे का मारा है जैसे को बहुत पुरानी दुश्मनी थी। ये बड़े बड़े चैलेंज पहले भी आते रहे। स्पाई साहब का कितना बड़ा चैलेंज था, ट्रू। उसके बाद आपने देखा टीटीपी का कितना बड़ा चैलेंज था, कितने धमाके हुए लाहौर में और हर जगह। लेकिन यही पुलिस थी जो डटी है और उन्होंने एक इम्पैक्ट पैदा किया है। ये मॉडल टाउन के वाकये के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया है। इसलिए बात यह है कि आप उनको आजाद करें। जो पुलिस की ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात होती है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है पुलिस के लॉस की, उनको ऑटोनॉमी कहाँ देते हैं? दूसरा सबसे बड़ी मैंडेटरी प्रोविजन जो है, जो पेन इन द नेक बन चुकी है इस गवर्नमेंट के, दैट इज इनसिक्योरिटी इन द टेन्योर। ट्रू। हर 2 महीने बाद आईजी फारिग। आईजी इस ओहदे का आदमी होता है काजी साहब, उसको 2 महीने बाद फारिग कर दिया जाए, पहले सोच समझ के नहीं लगाया जाता, 3 महीने बाद। यानी इतना आर्बिट्रेरी फैसले करते हैं जब कमांडर जो है वो पूरी तरह एंट्रेंच ही ना हो सके, अपने अंडर कमांड से करेक्ट ही ना कर सके, कोई स्पिरिट कोड ना पैदा कर सके, कोई सेंस ऑफ एसोसिएशन ना पैदा कर सके, आप उसको फारिग कर दें। एक बंदा जिसको पुलिस की साइंस की एबीसी नहीं आती काजी साहब, वो ये फैसला कर देता है कि जाओ आईजी साहब अपने घर जाओ, डीआईजी साहब तुम भी चले जाओ, एसएसपी साहब तुम भी चले जाओ।
जब इस तरह इस सारे निजाम को तितर बितर ये खुद करते हैं और खराब करते हैं। पॉइंट आ गया सर, के लिए रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो मैंडेट है ना जी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, वो बड़ा में इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। आप आ जाए ना, मैं सर मैं आ रहा हूँ, छोड़ने की बात मैं 1 सेकंड। जी जी अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास 1 सेकंड में। डॉक्टर शाजिया, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो मैंने अभी लिस्ट बताई कि जी 200 लोग 2000 लोगों को रिहा कर दिया गया, 90 लोगों का नाम फोर्स स्केड्यूल से निकाल दिया गया। फ्रांसीसी सफीर का अताउल्ला भाई ने खुद कहा है ये इशू ही नहीं था। जब टीएलपी वालों से भी बात हुई उन्होंने कहा जी ये तो इशू कोई नहीं था, ये हम लोगों ने बात ही नहीं की थी, हमने साद रिजवी की बात की थी। कलअदम वर्ड हटा दिया गया, वो आज वफाकी हुकूमत के पास चला गया, मेरे ख्याल में कल तक वो भी हो जाएगा। सो कौन सा ऐसा मुतालबा है जो इतना हसास है, क्योंकि जो हम इंप्लीमेंटेशन इस वक्त होते देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल बार्गेन हुआ है। आई एम वेरी सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट दिस होल थिंग वाज अ पॉलिटिकल बार्गेन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टीएलपी। देखिए मंसूर, पहले तो मैं बात का जवाब देना चाहूंगी। अताउल्ला साहब ने जो बात की ना कि हमारा कोई प्रोग्राम ये बता दें कि हमने कोई ऐसा काम किया हो जिसका एहसास हमारे अंदर अवाम के लिए हो, तो मैं इनको याद दिला दूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है जिसको आपने इतना बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम से इतना इनसिक्योर है कि इतने डरे हुए हैं आप कि उन्होंने उस प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म तो आप यूज कर रहे हैं लेकिन नाम बदल के। अगर आप में इतनी हिम्मत है ना तो उसी नाम के साथ ही उस प्रोग्राम को आगे चलाएं। तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे हैं जो आपने अवाम को बांटे थे और वहां पे अवाम ने आपको वहीं पे रिस्पॉन्ड दिया था कि ये बेनजीर के पैसे हैं जो हमें मिले हैं। और दूसरी बात आपने की अभी ये टीएलपी के मामले पे, तो ये देखिए ये चीजें इनसिक्योरिटी आपको तब से ही शुरू हुई थी जब पहली दफा फैजाबाद पे धरना हुआ था और उस वक्त पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ और जो शहादतें हुई थी उस वक्त भी, तो इनके ही फ्रंट लाइन वुज़रा वहां पे बैठ के तकरीरें कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और अभी जब ये चीज हुई है तो मेरे ख्याल में इनको वो मुआहिदा सामने लाना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पे गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से ब्लैकमेल हो रही है और क्यों वो इस तरह से छुपा रहे हैं इस चीज को। और ये बात मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से गवर्नमेंट आई है वो कहते आए हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो बना हुआ था उस पे बात करें, उस पे इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ। तो ये सारी चीजें आपको मिलके बैठ के बात करने की। और आप तो हमेशा ये कहते हैं कि चोर डाकू और करप्ट लोगों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। भाई आप इतने इनकॉम्पिटेंस हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप ज्वाइंट सेशन कॉल करें और ज्वाइंट सेशन कॉल करके हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है या ब्रीफिंग जो है वो आपने लेनी है तो वो सबको आप बिठाएं, सारे पार्लियामानी लीडर्स को, सारी लीडरशिप जितनी भी है उनको ऑन बोर्ड करें और सारी चीजें आप सॉल्व करें। आपसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरों से मशवरा ले लें। आप जो एक झंडा उठा के बैठे हुए कि मैं सब कुछ कर लूंगा, ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे कोई बादशाह नहीं बने हुए हैं, आप कोई फिरौन नहीं है यहाँ पे कि जो आप चाहेंगे वो ही होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। अताउल्ला भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आप बिल्कुल कैंडिड बात करते हैं, आप घुमा फिरा के बात नहीं करते। सर वफाकी हुकूमत ने कहा कि इन लोगों को फंडिंग जो है वो भारत की तरफ से हो रही है और ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता और उसके बाद कलअदम कर दिया गया एंड ऑल दैट। अब सर अगर इस पर डायलॉग हो रहा है, ये जो भी बात हो रही है इन द, मुझे नहीं पता बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री किस तरह ये एकदम होगी, अगर उनकी फंडिंग इंडिया की तरफ से आ रही है एंड ऑल दैट, तो अब कलअदम क्यों हटाया जा रहा है, अब वो फंडिंग का क्या बना? सर ये बड़ा सीरियस पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमत कोई वाजिया पॉलिसी देनी चाहिए, वरना प्रिजम्पशंस के ऊपर तो ये चीज को आगे नहीं लेकर चला जा सकता। बिल्कुल मंसूर भाई, मैं एग्री करता हूँ। एक तो मैं राणा साहब की बात पे कमेंट्स करूं कि मैं एक राणा साहब से एग्री करता हूँ कि हमें अपने पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली ऐसे हालात से निपटने के लिए। तो अगर पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करेगी तो हालात जो है वो अच्छे नहीं होते। उनको प्रोफेशनल वो होते हैं, उनको छोड़ना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इस पे नजर है, हमारे इदारों की इस पे नजर है,
अगर वो मिलकर उन्होंने एक फैसला किया है तो ये ऐसा नहीं है कि इस इशू को उन्होंने नजरअंदाज किया होगा। जाहिर है इसके होते हुए फैसले किए हैं और इस पे काम हो रहा होगा। बिल्कुल अगर ये बात कही गई हमारे वज़रा की तरफ से कि ये फंडिंग इंडिया की तरफ से हो रही है और ये एक ट्रेंड बना हुआ है, उनके अकाउंट चल रहा है, इंडिया के चल रहा है, सारी चीजें, तो ये चीजें नजरअंदाज नहीं होंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि हुकूमत ने देखे अपने लोगों को भी बचाना होता है, आगे भी चलना होता है। मैं अपोजिशन तो मुझे समझ इस अपोजिशन की नहीं आती। आप यकीन करें जुम्मे को जो इजलास बुलाया गया, बजाय इसके कि ये महंगाई पे और इसी बात पे डिमांड करते कि ये जो वायदा हुआ है इसको पार्लियामेंट में ले आए, इन्होंने तनवीर साहब ने राना तनवीर साहब ने कोरम पॉइंट आउट किया और इजलास खत्म हुआ। मतलब ये किस तरह की अपोजिशन है? आप सीरियस तो हो जाए ना, आप आए, हम तो हुकूमत वक्त है, आप लोगों की नुमाइंदगी आप ही कर रहे हैं ना, लोगों ने अपोजिशन तो आप हैं, आप लोगों के ज्यादा दावेदार हैं कि हम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप क्यों इन इश्यूज पे बात नहीं करते? आप डिमांड करें, आप आ जाए असेंबली में, आप पार्लियामेंट में आ जाए कि जी मुआहदा जो है सामने लाना चाहिए। हुकूमत मजबूर होगी, मुआहदा तो हम सामने लाएंगे, लेकिन ये जाहिर है कोई वजह है, 1-2 दिन में 3 दिन में इस पे मंडे को बल्कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें पार्लियामानी लीडर तमाम को बुलाया गया है, ऐसे नहीं है, तमाम लोगों को बुलाया गया है और उनको ब्रीफ किया जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अताउल्लाह भाई, मैं राना साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा पुलिस तबाह हो रही है इस वक्त पंजाब की, जितने अफसरान हैं उनके अंदर एक बहुत, दे ऑल आर वेरी मच डीमोरलाइज्ड कि जी हमारे साथ क्या हो रहा होता है। राना साहब आपकी तरफ में आता हूं सर, सबसे मैं मंसूर भाई मैं एक देखे, अगर हम अपनी पुलिस के साथ कड़े नहीं होंगे, हम इसी तरह तनहा छोड़ेंगे तो जाहिर है उन्होंने डिमोरलाइज होना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब सर, मैं जरा एक और जो था, जो सबसे वैलिड पॉइंट है, ऑपरेशनल जो हम लोगों ने देखा है कि लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली लाहौर पुलिस की तरफ से हुआ कि इन्होंने इन सबको असेंबल होने दिया। ये एक ऑपरेशनल, मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, बट ये एक बहुत बड़ा इन्होंने गलती की है और उसके बाद ये सारी चीजें आगे चलनी शुरू हुई। ये चीजें सर बड़ी बेसिक हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिनको पुलिस का या लॉ एनफोर्समेंट का पता ही होनी चाहिए। लेकिन सर इसके बावजूद इतनी शहादतें हो गई और उसके बाद ये अब हुई नजर आ रही है गवर्नमेंट टीम के जो दरमियान हो रहा है। सर आपको लगता है ठीक है और ये ऐसे ही होना चाहिए था? जी नहीं, ऐसे बिल्कुल ही होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे तसल्ली इस बात की है कि अदालत साहब ने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और बाकी चीज़ों से एग्री किया। ज़रूर अपनी हुकूमत को ये कहेंगे कि ये जो म्यूजिकल चेयर है इसको ज़रा बंद कर दें और ऑफिसर्स को अपना काम करने दें। अब जो सबसे बड़ा जो डिमोरलाइजेशन की बात हुई है, डॉक्टर शाजिया ने बात की है, आपने भी की है, अब जो बंदे छोड़े जा रहे हैं, असूली तौर पे कानून जो है उसमें ये एक मैंडेट है कानून का कि जिसके साथ जुल्म हुआ हो, बिल्कुल, वो अगर मुआफ कर दे तो बंदों को रिलीफ मिल सकता है, वैसे नहीं मिल सकता। जिनके शहीद हुए हैं, जिन बच्चों के बाप शहीद हुए हैं, माओ के बेटे शहीद हुए हैं, आप उनके कातलों को कैसे रियायत दे सकते हैं? जिनकी उन्होंने चीर पार कर दी है, उनके जिस्मों को चीर दिया है, उनको आप कैसे माफ कर सकते हैं? ये कभी भी कोई माफ नहीं कर सकता जब तक वो खुद माफ न करे। इसलिए आप देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन लोगों का एक है ना जी नोशन कि जी ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो कातिल को माफ कर सकता है। कानून ये है कि वो नहीं माफ कर सकता जब तक कातिलों मकतूल के जो वारसा हैं वो इस चीज को माफ न करें। प्रेसिडेंट कत्ल भी माफ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जब तक विक्टिम जो है उसके वारसा जो है, हेलो जी, जब तक जो विक्टिम जो है उसके वारसा जो है वो माफ नहीं करते, वो माफ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। ये जो भी हो रहा है पुलिस के को सहारा देने के लिए बड़ा जरूरी है। वो हर रोज कुर्बानियां देते हैं, बहुत जरूरी है कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अगर इतनी मजबूरी है हुकूमत की कि उनको माफ करवाना है तो जाए उनकी फैमिली से बात करें, बिल्कुल ठीक, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेट भी करें और सर बिल्कुल ठीक,
राना साहब सॉरी, मेरे पास टाइम जी बिल्कुल खत्म हो गया सर, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। राना मकबूल साहब, डॉक्टर शाजिया असलम सुबह साहब, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।